अजय जी, 2 चरणों में चुनाव, आपको क्या लग रहा है किसको सूट करेगा? अजय जी। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 चरणों का जो चुनाव है, ये शुरू से कोशिश थी खास करके एनडीए की तरफ से कि छठ और चुनाव के बीच का जो फासला है वो कम से कम हो, क्योंकि उनको भरोसा था कि जो मेरे खास करके जो अप्रवासी बिहारी लोग हैं, जो दूसरे प्रांतों में काम करते हैं और बिहार में छठ के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रमन कुमार और ऋषिकेश भी मेरे साथ हैं। अब सुन पा रहे हैं अजय जी? सुन पा रहे हैं अजय जी? सुन पा रहे हैं? नहीं लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। हाँ अजय जी, जरा बोलिए, देखते हैं आपकी आवाज आ रही है नहीं, बोलिए जरा। मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मेरी आवाज आ रही है हाँ आपके आ रही है, पास? बोलिए। हाँ हाँ। नहीं तो ये खास करके एनडीए के नेताओं ने शुरू से ही ये अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि जो बाहर से जो वोटर्स आएंगे छठ के दौरान, वो वोट दिए बगैर बिहार से ना लौटे। इसलिए वो डेट जितना छठ के क्लोज होगा, उतना उसका ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में वोट जाने की संभावना वो तलाश रहे थे। उनको लग रहा था कि जो बाहर के वोटर्स है वो एनडीए की जो सरकार है बिहार में। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में दिक्कत है। ऋषिकेश, आपके पास आ रहा हूं। ऋषिकेश, आप कहां हैं इस समय और आपके पास क्या जानकारी है आज की तारीखों से जुड़ी हुई? ऋषिकेश। मानक जी, मैं विज्ञान भवन में हूं और मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि मीडिया की एंट्री शुरू हो गई है और थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने एक बाकायदा बुकलेट दिया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि 17 नए इनिशिएटिव इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में वो प्रयोग करने जा रही है। जो 2 घंटे का जो काउंटिंग का गैप था कि 2 घंटे में अपडेट करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि बूथ पर कैसे वो इस बार मॉनिटरिंग करेगी, वेबकास्ट के जरिए जो कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये जानकारी, और एक जानकारी महत्वपूर्ण है कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे मानक जी। पहला जो चरण होगा वो 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। ये संभावना है, जो संकेत है, जो टॉप सोर्स हमारे बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को संभावना है। जो संभावित तिथि अब से थोड़ी देर में हालांकि औपचारिक इसका ऐलान हो जाएगा। 2 चरणों में चुनाव होंगे और 17 नए इनिशिएटिव जो चुनाव आयोग ने जो अभी बुकलेट दिया है पत्रकारों को कि इस बार हम नया क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार कई सारे सवाल उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से भी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो जो खास करके वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला था कि चुनाव पोलिंग बूथ के अंदर का क्या मामला है, उसकी आप रिकॉर्डिंग दे, तो इस बार वो व्यवस्था की गई है। मोबाइल बाहर रहेंगे। इस बार कैंडिडेट के नाम भी होंगे उस पर बड़े अक्षर पर, उसके फोटो भी होंगे ईवीएम पर जो प्रयोग किया जा रहा है मानक जी इस बार के विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो 2 चरणों में चुनाव होंगे और कई सारे नए प्रयोग चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। हाँ ठीक है। रमन सुन पा रहे हैं? रमन के पास ले चलते हैं आपको। ऋषिकेश विज्ञान भवन के बाहर हैं, रमन विज्ञान भवन के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। रमन, तैयारी पूरी है? अब तो सिर्फ 20 मिनट बचा है। रमन, जरा दिखाइए अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल मानक, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, चुनाव आयोग के बड़े जो अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है और किसी भी वक्त जो है चुनाव आयोग की पूरी टीम यहां पर आ सकती है। 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, लेकिन साफ तौर पर जो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बारे में बातें हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि छठ महापर्व को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग के साथ बैठक हुई थी राजनीतिक दलों के नेताओं की पटना में, उस बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं का साफ कहना था कि छठ महापर्व के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग बाहर से बिहार आते हैं वो भी वोट डाल सकें, इस बात का ध्यान रखा जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर बल दिया और कहा कि जिस तरीके से लोक आस्था का महापर्व बड़े पैमाने पर बिहार में मनाया जाता है, उसी तरह लोकतंत्र के इस महापर्व को भी बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए और उस सिलसिले में जरूरी है कि छठ के आसपास तारीखों का ऐलान हो। और ऐसा लग रहा है कि जो तारीखों का ऐलान होगा वो छठ पूजा के आसपास ही होना है मानक। ओके रमन,
हमारे साथ ही रहिएगा। ये पीछे आप रमन के जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये विज्ञान भवन की हैं और विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से 20 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। इस बीच आपको कल जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में की थी, उसमें कुछ जानकारियां दी थी, जिनकी तरफ बार बार मैं भी इशारा कर रहा हूं, ऋषिकेश भी बता रहे थे। जैसे कुल मिलाकर 17 बदलाव इस बार इलेक्शन कमीशन ने इस बार की चुनावी प्रक्रिया में किए हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईवीएम पर जो प्रत्याशियों की तस्वीरें लगती हैं, वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, इस बार कलर्ड फोटो होंगी, रंगीन तस्वीरें लगेंगी। हर पोलिंग बूथ पर इस बार ज्यादा से ज्यादा 1200 वोटर होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, पहले 1500 होते थे। हर बूथ की जहां जहां वोटिंग होगी 100% वेबकास्टिंग की जाएगी, वहां सीसीटीवी लगेंगे और उसकी लाइव फीड ली जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी। अब से पहले सिर्फ 50-60% बूथ पर ही यह वेबकास्टिंग होती थी। बैलेट पेपर जो होगा उसमें भी सीरियल नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे, यह भी बदलाव किया गया है। उसी तरह वोटर स्लिप में बूथ संख्या बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखी जाएगी। बूथ के बाहर जब आप वोट देने जाएंगे, अब से पहले आपको अपना मोबाइल बाहर छोड़कर जाने की कोई सुविधा वो पोलिंग सेंटर के बाहर नहीं मिलती थी। घर छोड़कर आइए, गाड़ी में रखिए, बाइक स्कूटर में रखिए या किसी को पकड़ा कर जाइए। अब इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था की है कि बूथ के बाहर अपना मोबाइल आप जमा कर पाएंगे। जब वोटर वोट डालकर निकलेंगे, अपना मोबाइल वहां से कलेक्ट करके घर जा सकते हैं। बूथ के 100 मीटर के दूरी पर उम्मीदवारों की टेबल लगेगी, वहां उनके एजेंट्स बैठ सकते हैं। फिर एक और चीज इस बार यह की गई है कि एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जहां सारे इलेक्शन कमीशन के एप्स और वेबसाइट्स एक जगह उपलब्ध होंगे। इस बार का एक और बदलाव यह है, जिसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने पहले ही दे दी थी, और वो ये कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले खत्म कर ली जाएगी। कई बार क्या होता था कि पोस्टल बैलेट शुरू में स्टार्ट होते हैं 8 बजे, 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होती है। अब तक ये होता था कई बार ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो जाती थी और बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं हो पाती थी। अब इलेक्शन कमीशन ने नियम बना दिया है कि ईवीएम की काउंटिंग अगर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से फास्ट चल रही है तो आखिरी के 2 राउंड ईवीएम काउंटिंग के रोक दिए जाएंगे। जब तक बैलेट की काउंटिंग पूरी नहीं हो जाएगी, ईवीएम काउंटिंग के आखिरी 2 राउंड नहीं किए जाएंगे। यानी पहले ईवीएम की काउंटिंग, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग पूरी होगी। यह नियम अब बना दिया गया है। एक और नियम यह है कि अब हर 2 घंटे में वोटर टर्नआउट रियल टाइम में ECI नेट जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। लगातार हर 2 घंटे में वोटर टर्नआउट रियल टाइम ECI नेट पर अपडेट किया जाएगा। यह भी एक बदलाव इस बार किया गया है। 700 बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग यह भी पहली बार हो रही है। बूथ लेवल ऑफिसर के लिए फोटो पहचान पत्र जारी होंगे, BLOs के लिए यह भी पहली बार किया गया, इलेक्शन कमीशन बता रहा है। फिर और भी, जैसे अब फॉर्म 17C और ईवीएम का डेटा अगर नहीं मिलेगा तो वीवीपैट की गिनती अनिवार्य हो जाएगी। अब तक कई बार इस पर भी विवाद हुआ है ना कि जी ईवीएम में वोट ज्यादा हैं, फॉर्म 17 कम है, मैच नहीं हो रहा। तो अब अगर ऐसा होता है, कहीं मिसमैच आता है, तो यह भी एक बदलाव किया गया कि वीवीपैट वहां जरूर गिने जाएंगे। तो ये कई ऐसे बदलाव हैं जिन पर इस बार सबकी नजरें होंगी। अजय जी, आपको ये बदलाव ठीक लगते हैं? अजय जी का बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया है इलेक्शन कमीशन ने। वेबकास्टिंग जो है, बहुत सारा जो इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस जो रिपोर्ट होती थी, उसको कम से कम बाद में उस पर कोई निर्णय लेने में बहुत उसकी जरूरत महसूस होगी, क्योंकि वेबकास्टिंग से तो आप रियल टाइम कुछ भी देख सकते हैं, बूथ पर किस समय क्या हुआ। बाद में जो तरह तरह के अफवाहें होती थी या चर्चा चुनाव में आती थी कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, माल प्रैक्टिसेस हुआ, लोगों ने कुछ टेम्परिंग की, ये सब चीजों को जो भी इस तरह के आरोप लगेंगे उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास एक पुख्ता सबूत होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा चीज जो आपने कहा कि बैलेट पेपर जो है, जो बाहर से पोस्टल बैलेट पेपर जो उनके पास आता है, कभी कभी होता था कि जब नेक टू नेक फाइट होता था चुनाव में, उस समय उसकी अहमियत बढ़ जाती थी और उस समय उसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना भी रहती थी। जहां 50 वोट, 100 वोट, 200, 300, 1000 वोट से जीत हार का फासला होता था। तो उस तरह के माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए वो एक बड़ा सटीक कदम है कि अंतिम 2 राउंड जो है उसके पहले उसकी
गिनती हो जाए और उसका कैलकुलेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई उसमें भी ना हो पाए। मेरे ख्याल से लगता है ये दो तीन चीजें जो है ये बहुत जरूरी थी, और एक जमाने से लोगों को लग रहा था कि ये सब पॉइंट पर गड़बड़ियां होती हैं, जिसमें खास करके अब जो है वो खास करके अब मोबाइल फोन्स बाहर में रखने की जो व्यवस्था की गई है बहुत कन्वीनियंट है। मोबाइल फोन पर इलेक्शन बूथ पर भी बहुत तरह की गड़बड़ियां हो जाती थी कि एजेंट्स कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके वोटर्स के पास कुछ और मैसेज जा रहा है लास्ट मोमेंट में, खास करके ग्रामीण इलाकों में, जहां आप देखेंगे कि लोग आजकल टेलीकम्युनिकेशन का चुनाव के दिन बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं कि अपने फेवर में लोगों को बताना, उनको मोबिलाइज करना, तरह तरह की अफवाहें उसकी तरफ फैलती हैं। आप देखें कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्शन के दिन बहुत तरह की अफवाहें उड़ाते हैं, ताकि लोगों का लास्ट मोमेंट में चुनाव में झुकान किसी और तरफ हो जाए, या जिसको पहले से वो सोच रहे थे वोट करने के लिए कुछ ऐसी अफवाह है